नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर को लेकर। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और अब बहुत जल्दी से शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। लेकिन समझना ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे लागू होगा, किस तरीके से राज्यों में काम करेगा, लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से काम करेगा, और अगर देश में एक साथ इलेक्शंस होते हैं तो इसके परिणाम कैसे हो सकते हैं, राज्यों को क्या तैयारी करनी होगी, चुनाव एक साथ कराने के लिए किन तैयारियों की ज़रूरत होगी और कितने चैलेंजेस होंगे एक साथ चुनाव कराने में। उससे बड़े चैलेंजेस ये हैं कि जो छोटी पार्टियां हैं वो किस तरीके से एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपके जहन में भी होंगे और इसलिए आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहन भी इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो बहुत बारीकी से इस पूरी खबर को कवर भी कर रहे हैं। रोहन, वन नेशन वन इलेक्शन जिसको लेकर अब चर्चाएं जो हैं और जोर पकड़ती नजर आ रही हैं, कैसे लागू होगा, ये कैसे पॉसिबल? देखिए रोमिता, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उसकी रिपोर्ट मार्च में ही सौंप दी गई थी और आज मोदी कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है, जिसका अर्थ यह है कि 2029 में कमेटी ने सिफारिशें की हैं 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने के और उसके 100 दिन के भीतर देश में तमाम नगर निकाय के चुनाव भी एक साथ कराने के। आज वो रिपोर्ट जो है उसको मंजूरी मिल गई है, जिसका अर्थ ये है कि अब जो ये बिल है उसे अगले सत्र में, यानी शीतकालीन जो सत्र होगा, विंटर सेशन जो होगा, उसमें पेश करेगी सरकार। लेकिन सवाल सबसे अहम ये उठता है कि इस वक्त जब बीजेपी खुद बहुमत से दूर है, एनडीए के पास भी उतनी सीटें नहीं है जितनी चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए, तो क्या बीजेपी के पास कोई खास फॉर्मूला है इस बिल को पास कराने के लिए, कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए? साथ ही साथ इस बिल पर बीजेपी के तमाम साथी जो हैं, जेडीयू हो गई, टीडीपी हो गई, चाहे एलजेपी, सहयोगी दल जो हैं वो साथ देंगे, और कांग्रेस और सपा जैसी बड़ी पार्टियों को बीजेपी इस पर एग्री कैसे करवाएगी? क्या ऐसा कौन से तरीके हैं जिससे वो एग्री करवा पाएगी? क्योंकि अगर आप नियमों के तहत देखें, संविधान के नियमों के तहत आप देख लें, तो इस बिल को पास करवाने के लिए सबसे पहले तो केंद्र सरकार को संविधान में 5 संशोधन करने पड़ेंगे और संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से इस बिल को पास करवाना पड़ेगा। 2/3 बहुमत का अर्थ ये हो गया कि लोकसभा में करीब इस बिल के पक्ष में जब सरकार पेश करेगी तो 362 वोट चाहिए होंगे, वहीं राज्यसभा में 161 वोट चाहिए होंगे। अब लोकसभा की आप गणित देख लीजिए, लोकसभा में बीजेपी तो दूर की बात है, एनडीए 293 सीटों पर है ना, 293 सीटों पर है, मतलब जो जादुई आंकड़ा है, जो मैजिक नंबर है, उससे भी एनडीए काफी पीछे है। तो यहाँ पर उसको सिर्फ अपने साथियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंडिया अलायंस की भी जरूरत पड़ने वाली है। राज्यसभा में भी आप देख लीजिए, एनडीए का नंबर जो है वो 121 है, जबकि मैजिकल नंबर क्या है, 161। तो वहां भी बीजेपी काफी पीछे है, मतलब इंडिया अलायंस की जरूरत हर हाल में पड़ने वाली है। और देखिए उसके साथ चैलेंजेस भी हैं। ये समझाइए रोहन कि जो छोटे दल हैं, ऐसे दल जो एक समय में सिर्फ एक ही चुनाव को लड़ सकते हैं, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात कर लूं, है वो नेशनल पार्टी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही उनके पास एक चेहरा है। अब उन्हें हरियाणा में साथ में चुनाव लड़ना पड़े, पंजाब में साथ में चुनाव लड़ना पड़े, गोवा में भी लड़ना है, तो एक ही साथ कई राज्यों में कैंपेनिंग ऐसे छोटे दलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे कैसे पार पा पाएंगे जो छोटे दल होंगे? वो उनके लिए बड़ा चैलेंज है, कार्यकर्ता उतने नहीं है। बीजेपी तो चलिए बड़ी पार्टी है, उनके कार्यकर्ता देश भर में फैले हुए हैं, लेकिन छोटी पार्टीज के लिए क्या होगा? देखिए रोमिता, सबसे पहले हमें इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम को इसके लिए समझना पड़ेगा। 1952 में पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे और 1952 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे, जब तक केरल की जो विधानसभा थी उसको भंग नहीं कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे, 67 के बाद केरल में राष्ट्रपति शासन लगा था। अब बात यहाँ राष्ट्रीय पार्टियों को तो इससे फायदा है, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, उसको फायदा है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही होंगे। लेकिन रीजनल पार्टीज हो गई, जैसे जेडीयू हो गई, आम आदमी पार्टी भले ही आज राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बन गई है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे मिल गया है, लेकिन कोर वोटर जो है वो उनका उसी राज्य, जैसे दिल्ली का है, हरियाणा का है या पंजाब में आप देख लो, तो ये जो छोटी पार्टियां जो है जैसे आरजेडी, जेडीयू, सपा, तो इनका काफी नुकसान है, क्योंकि अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं राज्यों के जो मुद्दे हैं, लोकल जो मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे। ठीक है, तो लोकल मुद्दे दब जाएंगे तो इन छोटी पार्टियों के जो एजेंडे हैं वो कहीं ना कहीं
कांग्रेस और बीजेपी के सामने दब जाएंगे, गुम हो जाएंगे। तो इनसे इनका जाहिर तौर पर काफी नुकसान और होने ये तो वाला हम है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान देखते भी हैं कि जिन राज्यों में बाइपोलर पॉलिटिक्स है वहां पर इस तरह की पार्टीज का एजेंडा चलता भी नहीं है। तो ये एक बड़ी मुश्किल है। मुश्किल ये भी है रोहन कि ऐसी राज्य जहां पर, या जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, अब ऐसे राज्य जहां पर सरकार चलाने की स्टेबिलिटी बहुत कम है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है। कई राज्यों में हम देखते हैं, मान लीजिए आप बिहार का एग्जाम्पल अगर मैं कोट करूं, तो वहां तो इतनी अनसर्टेनिटी बीते कुछ सालों में देखने के लिए मिली। वहां तो अगर आप 5 साल में इलेक्शन करवा रहे हैं एक बार वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, तो एक पार्टी जो अपनी सरकार चला रही थी 2 महीने बाद सरकार गिर गई, तो आप अगले 5 सालों के लिए जितना कार्यकाल बचा है उसमें क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? बिल्कुल रोमिता, आप देख लें इसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी कठिनाइयां भी हैं कि अगर बीच में सरकार गिर जाती है तो क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो ऐसे तमाम कंडीशंस हमारे सामने तो है। बिहार में कितने बार सरकार गिर चुकी है, कितने बार बनी है, हमारे सामने उदाहरण ऐसे तमाम है। तो ये अपने आप, केरल का एग्जाम्पल अभी आप दे रहे थे, वहां पे भी यही हुआ, सरकार वहां गिरी, राष्ट्रपति शासन लगा और फिर केरल को इंतजार करना पड़ा कि अब जब इलेक्शन होंगे तब वहां पर इलेक्शन हो। और सिर्फ केरल के चलते पूरे देश का ये जो सिस्टम था सब बिगड़ गया। ठीक है, तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन पे। लेकिन अब प्रोज पर भी बात करनी है। हाँ, प्रोज की बात कर लेते हैं। तो सरकार का तर्क ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है देश में 2029 से, तो सबसे पहले तो इससे सरकारी खर्च बचेगा। जो इतिहास में आप देख ले जितने भी चुनाव हुए तो उसमें तमाम सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब 2024 इस बार जो इलेक्शंस में, हाँ 2024 में जो वो 60,000 करोड़ है। 60,000 करोड़ अपने आप में बड़ी रकम है। और भारत में औसतन अगर आप डेटा के मुताबिक देखें तो हर 5 महीने में औसतन चुनाव होते ही हैं। पूरे साल हम चुनावी मोड में ही, चुनावी मोड में ही रहते हैं, जिससे कि आप देख ले एजेंडे भी, मतलब विकास का काम भी कहीं ना कहीं, विकास की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि देखिए किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है उससे पहले आचार संहिता लगती है, वो लगभग 45 दिन तक होगी। 45 दिन तक कोई भी सरकारी काम नहीं हो सकता, आपके यहाँ की सड़क नहीं बन सकती, चाहे आपको कितनी भी दिक्कत हो। तो इस तरीके से हर राज्य में कभी ना कभी जब चुनाव हो रहे हैं तो ये काम बाधित होता है। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं कि विकास बाधित होता है, सरकारी मशीनरी का भी जो प्रोडक्टिविटी है रोहन वो इससे बढ़ेगी। क्योंकि आप देखिए कि पूरे साल जब चुनाव हो रहे हैं तो सरकारी कर्मचारी या तो विधानसभा के चुनाव में ड्यूटी में है या लोकसभा के चुनाव की ड्यूटी में, और ऐसे में अब वो अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल ये हमें नहीं पता। तो इससे प्रोडक्टिविटी भी जो है वो यहाँ पर हम इंक्रीज कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूशन होगा विकास कार्यों पर, चाहे योजनाओं का जो एग्जीक्यूशन होगा उस पर सरकार का फोकस ज्यादा होगा। साथ ही साथ अगर हम हमेशा हर 5 महीने में चुनावी मूड में रह रहे हैं, पूरे साल चुनावी मूड में रह रहे हैं, तो इससे एक चीज और है कि चुनावी रेवड़ियों की जो बात होती है, एजेंडों की जो बात होती है, अब सरकार कोई भी विकास कार्य की बात कर रही है, किसी भी योजना की बात कर रही है, तो उसे चुनाव से जोड़ दिया जाता है कि चुनाव है तो भैया इस वजह से ये योजना लेकर आई है सरकार। तो ये भी है, एजेंडों की भी बात होती है कि हर पार्टी अपने फायदे के लिए कर रही है ऐसा, तो ये इस पर भी रोक लगेगा, तमाम बातों पर रोक लगेगी। और लेकिन वही चीज है, कौन से इसके जो है उस पर क्या सरकार, अब जाहिर सी बात है अभी रिपोर्ट तो हमने ध्यान से उतनी पढ़ी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में मुझे लग रहा है कि आप देख लें जब कमेटी का गठन हुआ तो तमाम पार्टी के नेता, जैसे कांग्रेस से भी गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी, तमाम पार्टी के नेता शामिल हुए थे, उनसे भी सलाह मशविरा लिया गया था। तो अपने आप में जो रिपोर्ट है उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स पर ध्यान दिया गया होगा। इससे पहले भी इंक्लूड करना चाह रही थी रोहन, वो ये कि जो ऐसे राज्य हैं जहां पर हाल ही में चुनाव हुए, यानी कि 2023 में चुनाव हुए हैं, वहां पर तो अभी थोड़ा ही कार्यकाल हुआ है, यानी कि एक लंबा कार्यकाल जो है मुख्यमंत्रियों का बचा हुआ है, उनको इस पर लागू कर पाना, या उन राज्यों में जहां पर अब चुनाव होने हैं उन्हें, उन विपक्षी दलों को या उन पार्टीज को इस पर राजी कर पाना कि हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर सकते हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए मैं राजस्थान का एग्जाम्पल लेती हूँ, वहां पर तो अभी कार्यकाल शुरू हुआ है, अब दूसरे किसी आपके जो पार्टीज के नेता हैं वो तो आपकी बात पर राजी होते हैं, लेकिन जो विपक्षी दल के मुख्यमंत्री होंगे वो इस बात पे कैसे राजी होंगे। बिल्कुल, देखिए रोमिता, इसमें सबसे पहली बात संविधान में संशोधन की बात हमने कर ली, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की बात कर ली, लेकिन जो मिसिंग पॉइंट था वो ये है कि 15 विधानसभाओं की भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सहमति जरूरी है, उन्हें भी एग्री करवाना पड़ेगा, तभी जाकर इस बिल को आप कानूनी अमली जामा पहना पाएंगे। अब दूसरी चीज ये कि जिन राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए, चाहे 2023 में आप देख लें मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में चुनाव हुए, तो कार्यकाल इनका 2028 में खत्म हो रहा है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो नियमों के मुताबिक इन तमाम
विधानसभाओं का, इन राज्यों के विधानसभाओं का 1 साल एक्सटेंड करना पड़ जाएगा। अब यूपी का एग्जांपल आप ले लो, 2027 में कार्यकाल खत्म हो रहा है। फॉलो वैसा ही होगा कि जिन राज्यों में अब आने वाले समय में बिल्कुल, विधानसभा उनका चुनाव है, घटा दिया उनका जाएगा। घटा दिया जाएगा। बिल्कुल, आने तो वाले दोनों जी। तरफ से ये एक मुश्किलात जो है वो पैदा करता है। बिल्कुल तमाम मुश्किलें हैं, लेकिन वही देखना पड़ेगा रिपोर्ट में क्या सिफारिशें दी गई हैं, क्योंकि अपने आप में इतने सीनियर लोग इस कमेटी में शामिल थे, तो उन्होंने हर प्रोज एंड 8 कॉन्स, सदस्य इस कमेटी, बिल्कुल, तो इतनी सीनियर लोग, इतने वरिष्ठ लोग इसमें शामिल थे, तो जरूर इस पर चर्चा की गई होगी, हर प्रोज एंड कॉन्स को देखा गया होगा हर एंगल से कि क्या कठिनाइयां आ सकती है। लेकिन अपने आप में बड़ी बात है कि लोकसभा में जब सरकार शीतकालीन सत्र में इसे पेश करेगी इस बिल को, तो क्या इस विपक्ष का रुख क्या होता है। हालांकि इंडिया अलायंस के नेता, कांग्रेस के नेता तो अभी से ही इसके विरोध में है, मगर विपक्ष का उस समय क्या रुख होता है, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा हमने जिक्र किया कि 1952 से लेकर 1967 तक, मतलब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय देश में एक साथ ही चुनाव होते थे, विधानसभा और लोकसभा के। तो कांग्रेस का रुख भी यहाँ देखना अहम हो जाता है कि क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी। हालांकि विपक्ष में तो कांग्रेस जाहिर तौर पर विरोधी करेगी, लेकिन अहम हो जाता है उसमें क्या रुख रहने किस वाला है। तरीके से लागू होता है, जो मैथमेटिक्स इसमें लगता है, जिसका जिक्र यहाँ पर रोहन ने भी किया कि इतना आसान नहीं होगा, आगे की डगर जो इतनी आसान नहीं है अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें, और फिर लागू करने के बाद जो चैलेंजेस है उससे कैसे पार पाया जाएगा, ये भी जरूर देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।